सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस एजे और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। और ये सारा जो सिलेबस मैंने अभी बनाया हुआ है तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, मेरे नॉलेज के बेसिस पे जितना मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, बहुत से आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो क्रॉस चेक कर सकते हैं और ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई कोचिंग भी कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो अगर आप इस सिलेबस को एक बार देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी देखें और आपकी इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो ये वैसे मैंने एक पेज पे लिखा हुआ है और ये लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपको टेलीग्राम या इंस्टा पे कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो आपको ये याद रखना है कि 50 क्वेश्चन इसमें है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से ना ऑलमोस्ट मान के चलो सबको फिजिक्स में ही डिफिकल्टी आती है। मैथ्स में भी डिफिकल्टी आती है बट वो 11th का पोर्शन होता है। फिजिक्स में क्या होता है कि जो 11th का पोर्शन है उसमें तो आती है, कहीं कहीं पे 12th में भी आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो फिजिक्स में स्कोर अच्छा कर लेगा ना उसके मोस्ट चांसेस रहते हैं कि वो टॉप रैंक निकाले, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो। तो हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन में होंगे, ठीक है, फिजिक्स में। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका यूनिट एंड डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किसकी यूनिट है, ठीक है। इसके लिए ना आपको एक तरीका आना चाहिए, ठीक है। वो तरीका मैं कभी आपको वीडियो में अलग से वीडियो बना सकता हूं उस पर, बट वो अगर आपको आता है तो डजेंट मैटर किसका आपको दिया हुआ है कि यूनिट एंड डायमेंशन निकालो। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप निकाल लोगे, ठीक है। MLT ऐसे कुछ करके देन लास्ट में आपको डायमेंशन या यूनिट मिल जाती है, ठीक है। बहुत आसान होता है बट आपको इसके लिए पहले थोड़ा सा हल्की सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए। साथ ही साथ जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपको बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी तो पता होनी ही चाहिए। साथ ही साथ फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको हो गए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके 3 यहां पर अगर आपको पता होगा तो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशंस हैं अगर आपको ये पता है तो बढ़िया, ठीक है। साथ ही साथ फिर आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन वो अंडर ग्रेविटी, ठीक है। एक बार ऊपर आता है और एक बार नीचे आता है, ठीक है। तो अगेंस्ट और टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो इसके लिए भी आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें वेलोसिटी और ये इसका एक्सेलरेशन कैसा चेंज होगा, तो इसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। और प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। जो आपको देखने को मिलेगा ना स्ट्रेट लाइन में, वो सेम आपको कुछ कुछ रिलेशंस अगर देखने को मिल सकते हैं कि आपको प्रोजेक्टाइल में मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 चीजें जो ध्यान में रखनी है वो आपका रेंज का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का एंड आपका हाइट का, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में रिलेशन भी याद रख लेना, ठीक है, जैसे मैक्सिमम हाइट में कैसे हमें करना है, क्योंकि उसमें जो साइन है वो 90 डिग्री हो जाएगा तो वहां पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो यूज कर सकते हो आपकी, जल्दी जल्दी आप कर लो। साथ ही साथ फिर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन और कोलिजन। काफी इजी है, ऊपर ऊपर का ही पढ़ना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर के फॉर्मूले जो है पढ़ने हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे इन्हें यूज करना है, बस इतना। ऐसा नहीं कि डिटेल में पढ़ो, बिल्कुल नहीं, आराम से ऊपर ऊपर का पढ़ लोगे, काफी है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं वर्क, पावर, एनर्जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ना आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, पहले तो इनके फॉर्मूले हो गए, ठीक है। दूसरे आपको पता होना चाहिए जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग के साथ अलग होता है, ठीक है, या आपका कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो इनका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान में जरूर रखें और इनमें क्वेश्चन भी ट्राई करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया बस, नहीं, इसमें पढ़ो भी और क्वेश्चन भी ट्राई करो, क्योंकि ये ना ये तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप इसमें क्वेश्चन नहीं करोगे, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे, बिलीव मी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी समझने में। फिर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। ये चैप्टर कहीं ना कहीं जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, ठीक है। ये 11th का चैप्टर है
तो उस टाइम पे मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मैं प्रिपरेशन के टाइम पे भी छोड़ दिया था। और ये एक आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, जो आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, इससे क्वेश्चन आते हैं और काफी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें एक चार्ट होता है, अगर आपको पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, फॉर वेरियस शेप्स, ठीक है। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, और उसके लिए ना कुछ ट्रिक्स भी होती हैं याद करने के लिए, जैसे सॉलिड स्फीयर का 2i5 mr स्क्वायर, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे तो वो देख लेना, और उससे आपको सारे शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबके सब फॉर्मूले रट लेना, हाइट, डेप्थ, वेरिएशंस आती हैं जी में, तो वो सारी पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ना। मतलब ये इस चैप्टर में ना सीधे आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे, मतलब आपको फॉर्मूले में रखना है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये याद रखना। साथ ही साथ आपको याद में रखना है क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, ये भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मून के लिए होता है जो, और अर्थ के लिए होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा याद रखना इनकी वो, और साथ ही साथ इनके रिलेशन होता है, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का एक रिलेशन आता है, तो वो भी याद कर लेना। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको थोड़ा टाइम जरूर लगने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें, टर्म्स ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। बट इससे तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि अगर ये बढ़ रहा है, ये टर्म बढ़ रहा है, तो ये बताओ। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले तो अच्छे से याद होने चाहिए, और उसके फॉर्मूले जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले हो गया, ऑफ्लिक्स का एक आता है, और साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलेज आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो वो याद कर लेना, जैसे कि बर्नौलीज थ्योरम, ये सारा, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिर इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। इलास्टिसिटी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। काफी अच्छा है, जैसे बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, काफी इजी चीजें हैं। और आपको क्या करना है, बेसिकली इनके ऊपर ऊपर का पढ़ लेना, ठीक है। मतलब बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना। सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी कुछ चीजें पढ़ लेना, जैसे कि आपके सरफेस टेंशन बबल में हो गया, ठीक है, एयर जो सोप बबल हो गया, तो उसमें कैसा लगता है। तो थोड़ा सा फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, तो उनको भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब देखो, ये जो मैकेनिक्स सेक्शन है ना, ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा है, मे बी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, बट अगर आप ये पढ़ लोगे तो मान के चलो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से आने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार मैकेनिक्स अच्छे से कर लेना, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर हम बात करने वाले हैं हीट के बारे में। हीट में क्योंकि जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब यहां पर है कि आपको डिग्री सेल्सियस से चेंज करना आना चाहिए केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट, इसका एक स्केल होता है, वो रट लेना, आराम से आप कर लोगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री की। इसमें भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, हीट कैपेसिटी, ये वाले फॉर्मूले आपके आने चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पहले फॉर्मूले मतलब रिलेशन कह सकते हो, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आप याद कर लोगे, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोबारिक, आइसोक्लोरिक, ये सारी प्रोसेस, एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर का हल्का सा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो पढ़ लेना, और बस इतना ही, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए क्या उसके अंदर से पढ़ना है, ठीक है। ऊपर से पढ़ना, लेकिन यहां पर ना ये समझना पड़ेगा, ये प्रोसेस ना आपको पहले समझनी पड़ेगी, तब तक आपको ये समझ भी नहीं आएंगी, ठीक है। पहले समझने का मतलब पहले आपको हाथ से थोड़ा सा करना पड़ेगा, तब तक आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर हम बात करते हैं लॉज की, और लॉज पढ़ना जरूर, ठीक है। लॉज आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं, और यहाँ पे भी वो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्यादा मैंने देखे नहीं है, बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो लॉज से हो जाता है वो, ठीक है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-स्टॉक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हल्का सा फिर भी पता होना चाहिए। स्टीफन्स लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये वाली चीजें अगर आपको पता है तो आपको काफी इजी हो जाएगा। फिर ठीक है, अब मैं बात करता हूँ साउंड की। देखो, साउंड में बहुत चीजें हैं पढ़ने को, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्टार्टिंग के रिलेशन होते हैं, जैसे वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, वेलोसिटी का, तो ये तो देखो इजी है। बट इसमें एक आता है पॉइंट, वो है आपका डॉपलर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली फ्रीक्वेंसी चेंज के आपको निकालना होता है। इसमें एक मास्टर फॉर्मूला करके आता है, ठीक है, वो आपको मे बी एनसीईआरटी में ना मिले या कहीं ऐसी जगह ना मिले जो आपने पढ़ा नहीं है। गूगल में सर्च करना मास्टर फॉर्मूला, उससे सारे जो सिचुएशंस होती है ना, वो एक ही फॉर्मूले से सारी वो हो जाती है, मतलब आंसर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ना उसमें थोड़ा सा साइन सिंबल का देखना होता है, ठीक है। तो वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इस बार भी डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं
तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ईजी है, 12th में आपने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इजी चैप्टर है। इसमें फॉर्मूले याद करना, कॉन्सेप्ट भी कर लेना, जैसे कि गॉस लॉ, ये सारे हैं, तो ये चीजें याद कर लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट आप वैल्यूज याद कर सकते हो, जैसे के की वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो गॉस लॉ है ना, तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक बार गॉस लॉ में जो भी कंडीशंस होती है, तो एक बार वो देख लेना, अच्छे से आप कर लोगे। फिर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सारा हो गया, ठीक है। वहां पे कैपेसिटर भी याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैट के बाद कैपेसिटर है ना जो, उसमें भी ये चीजें याद रखना, ठीक है। अगर उससे आ गया तो वो भी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये तो हो गए आपके, ठीक है। साथ ही साथ आपके नंबर ऑफ सेल्स, एक क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ सेल्स लगते हैं, ठीक है। वो आपके पैरेलल में लग सकते हैं, आपके सीरीज में लग सकते हैं, तो उसके भी एक फॉर्मूला होता है I=2 वाला, ठीक है। तो उसको भी आप अगर पढ़ लोगे, काफी ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा टर्म जो है ना, सारी फेमिलियर आप होने चाहिए, ठीक है। सारी टर्म से फेमिलियर हो जाना, जो भी है, ठीक है, काफी इजी रहेगा। वैसे आपने 12th की है, मैं कहीं ना कहीं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पहले से पता है, इसीलिए मैं इन पे ज्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, बट ये काफी इजी है, ठीक है, क्योंकि 12th में आपने जस्ट किया है। मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोर्शन है ना, समझ लो, तो उससे काफी रिलेट करता है ये। मतलब जैसे उसके फॉर्मूले सेम इसके फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा टर्म अलग है, थोड़ा वो अलग है, बट मेनली एक जैसे ही है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे कि अगर एक रॉड के लिए तो वहां अलग है, वहां अलग है, ऐसा वाला स्पीड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से कर लेना। EMI इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये अच्छे से कर लेना। आपको पता होना चाहिए सारा, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, तो ये वाले, ठीक है। साथ ही साथ फेरेडेज लॉ, लेंज लॉ, ये थोड़ा सा इनका हल्का सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अर्थ मैग्नेटिज्म पे कुछ फॉर्मूलेज है, वो पढ़ लेना। उसके साथ साथ जैसे कि अगर आपको पता होना चाहिए कि AC इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। AC अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें इंपीडेंस हो गया आपका बेसिक फॉर्मूलेज हो गए। अगर आपने देखा हुआ स्टार्टिंग में, अगर वो होते हैं, ठीक है, हम इंडक्टर को अलग लगाते हैं, हम कैपेसिटर को अलग लगाते हैं, ठीक है, और एक बार तीनों को कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन, तो ये भी याद होना चाहिए कि जैसे कैपेसिटर फेज डिफरेंस उसका कितना है, +90 ये वाला, ठीक है। इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ोगे ना, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि कैपेसिटर में कितना फेज डिफरेंस ये वाला, ठीक है। तो ये इन चीजों का ध्यान जरूर रखना, जो मैं बोल रहा हूँ, बिलीव मी, बहुत चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सब बता दूं और फिर सब आप पढ़ने लगे। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको करनी ही है। फिर मैं बात करता हूँ ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में अगर मैं बात करूं, तो आपको ना रे की तरफ ज्यादा जाना है, वेव नेचर में ज्यादा मत जाना। रे वेव जो पोर्शन है उसमें ज्यादा जाना, जिसमें आपका हो गया प्रिज्म हो गया। आपको बेसिक चीजें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजें अगर आपको पता है, मतलब बेसिक का मतलब है जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR आपका हो गया, उसके यूजेस ये आपको पता होने चाहिए। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मिरर, लेंस, कैसे सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस अगर ये आएंगे भी वैसे, ठीक है, आ भी गए तो आपको ना जल्दी आना चाहिए कैसे मैं करूं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। यहां से मेरे पे क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इन इंस्ट्रूमेंट में सारे फॉर्मूले याद कर लो, कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन कुछ नहीं, फॉर्मूले ओनली याद आपको होने चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी के लिए अलग होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वाले फॉर्मूले भी याद कर देना। साथ ही साथ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स अच्छे से करना, छोड़ना मत। साथ ही साथ रॉड सेल, कोन सेल, ये सारा अच्छे से कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहा हूं, जो अब मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करना, मतलब ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। और चीजें आप बाद में देखो, तो ये तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। ऑप्टिक्स में इतना है, अगर इतना कर, इससे ज्यादा कर सकते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन मैं बता रहा हूं वही मैंने बताया। मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से कर लेना। उसमें आइंस्टाइन की जो क्वेश्चन है वो सारा अच्छे से उससे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं उसमें, ठीक है। मेरे टाइम पे आया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें T½ का फॉर्मूला होता है, T एवरेज का फॉर्मूला होता है, लैम्डा का फॉर्मूला, ये सारा अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पूरा अलग चैप्टर है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रट लेना, ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि अगर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना तो आप फंस जाओगे। उसमें क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से एक चीज याद कर लेना, और अगर दूसरा भी कोई टर्म पूछ रहा है तो फॉर्मूला आपको पता है,
v इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, ठीक है। तो वो आप उससे कुछ भी निकाल सकते हो, कोई सी टर्म, इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से अच्छे से याद कर लेना, गामा रे जो भी है, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वाइट, ठीक है। तो ये सारे एक चार्ट आता है, वो चार्ट याद कर लेना। फिर हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी आप हल्का ऊपर से पढ़ लेना, लेकिन उसके बाद आता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट अच्छे से कर लेना, ठीक है। लॉजिक गेट अगर आप कर लोगे काफी आसानी से आप कर लोगे। तो यही था पूरा सिलेबस जो आपको जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज मैंने यहां पर आपको इंक्लूड नहीं की है, ठीक है, वो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपके हो गए, प्रिंसिपल उनके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो देखो चैप्टर में जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो वहां पे कुछ लास्ट में कुछ जैसे एसी जनरेटर और समथिंग कुछ भी अगर आ गया तो उसकी आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। वैसे मैं इसलिए ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं। बट ये चीजें जो बेसिक है 12th में इतना तो आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। 11th का जो है ना वो मैकेनिक्स पोर्शन, हीट पोर्शन या थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन या साउंड हो गया, तो इसमें ना थोड़ा सा ज्यादा वो देना, ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम देना। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अब क्यों नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, क्योंकि आईएमएसटी में तो आता है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर बहाना नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो जितना बताया उतना अगर आप कर लोगे ज्यादा फायदा में रहोगे, ठीक है। और आशा करता हूं इससे आपकी जरूर हेल्प हुई होगी। और ये सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रिपेयर करो और ये फिजिक्स का जो भी मैं बता सकता था सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, तो ये सारा आपको पहले पढ़ना चाहिए।